आज एक इलेक्ट्रीशियन है वो भी सोलर लगा रहा है, कोई मान लेते हैं टीन शीट की फिटिंग करता था वो भी सोलर लगा रहा है। मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, अपने कोटेशन जो देती हैं, जैसे मैंने आपको एक सोलर का कोटेशन दिया, उसमें लिख दिया वारंटी क्लेमेबल है मैन्युफैक्चर। आम इंसान की समझ के लिए या मेरी समझ के लिए ये बताइए, सबसे बेसिक चैलेंजेस क्या है अगर किसी को अपने घर पर इंस्टॉल करवाना है सोलर? आफ्टर 3 to 5 ईयर वो डिग्रेडेशन वाला कि पैनल डिग्रेड हो रहे हैं या प्लांट हवा में उड़ गया। या प्लांट हवा में उड़ गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम 3 किलोवाट का 180 में लगा देंगे, आप एक अलग प्राइस पे लगाते हैं, तो ये प्राइस वेरिएंस कैसे चल रहा है मार्केट में, जरा बताइए। अगर आपके प्लांट में आज कुछ इशू आया, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं किसी भी कारणवश इन्वर्टर जल गया, तो मैं सिर्फ 72 घंटे के अंदर इन्वर्टर रिप्लेस करके नया लगा देता हूँ। हम लोग रिपेयर भी नहीं कराते, हम लोग डायरेक्टली रिप्लेस कराते हैं। मतलब आप 160 नहीं है, 220 नहीं है, आप 2 लाख रुपए लगा रहे हैं। आपका मार्जिन कितना है? अगर मैं 70-80 हजार कमा रहा होता तो मैं भी ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा होता। आपकी सारी बातें सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हो चुका है। अब वो तो हो गया। अब इस धोखे से क्या है, रुपया रिकवर करवाओ मेरा पहले तो। ये वाला इंटरव्यू या पॉडकास्ट आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि शुभम जी जो फाउंडर हैं सन हेवन एनर्जी कंपनी के, यंग एंटरप्रेन्योर हैं। उनकी विचारधारा, क्या चैलेंजेस आए, किस तरीके से उन चैलेंजेस को एलिमिनेट करा और किस तरीके से आगे का विजन बनाया, रोड मैप बनाया, वो सब कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। आप आज यंग हैं, आप सोच रहे हैं आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, पर आपको समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करना है, तो आपको उस बारे में भी सुनने को मिलेगा यहाँ पर कि कैसे आपको अपने बिजनेस को शुरू करना है। दूसरी चीज आती है सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस को सस्टेनेबल कैसे बनाए। तो हर उस फैक्टर पर बात करी हमने बैठ करके इनके साथ में कि आपको क्लैरिटी आए अपना बिजनेस शुरू कैसे करना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आम आदमी के लिए इसमें जो है वो है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको आपके घर में सोलर इंस्टॉल करवाना है तो कौन सा करवाएं, कैसे करवाएं, किन बातों का ध्यान रखें, तो हर वो बात है इस डिस्कशन के अंदर जो आपको कुछ ना कुछ एक सीख दे के जाएगी, समझ दे के जाएगी। तो बने रहिए अनऑफिशियल हिमांशु के साथ में और इस इंटरव्यू को या पॉडकास्ट को पूरा जरूर देखिए। थैंक यू। नमस्ते जी, ये है अनऑफिशियल हिमांशु और ये हमारा शो जिसका नाम है 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु। जनरली इसको होना 3 मिनट का चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, लोगों का इतना प्यार मिला हमको कि अब 3 मिनट की जगह हम 3-3 घंटे का शो बना रहे हैं, लेकिन 3-3 मिनट की हम रील बना करके डाल देते हैं। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है, इनकी उम्र जो है बहुत कम है लेकिन इनका जज्बा जो है बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहली खास बात इनकी ये है कि ये है एंटरप्रेन्योर, और दुनिया में जितने भी एंटरप्रेन्योर बने हैं वो एंटरप्रेन्योर तब बने हैं जब उन्होंने अपने जीवन में कोई चुनौती देखी, कोई उन्होंने कठिनाई देखी और फिर उन्होंने सोचा कि इस कठिनाई का कोई हल होना चाहिए। तो इन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस देखे, कुछ ऐसी कठिनाइयां देखी और उसके बाद इन्होंने दृढ़ संकल्प करा कि मैं कुछ इन समस्याओं को सॉल्व करूंगा। और ये बहुत ही गजब समस्या का समाधान कर रहे हैं जिसको बोला जाता है एनर्जी। पूरा का पूरा खेल जो है दुनिया में एनर्जी का है और आजकल इसको लेकर के बहुत सारे वाद विवाद, बहुत सारा फ्रिक्शन है। हमारे पास सही से एनर्जी है या नहीं है, क्या है एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, कैसे होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अभी हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की। हमारे साथ में है सन हेवन एनर्जी के फाउंडर मिस्टर शुभम रघुवंशी जी। सर मैं आपका स्वागत करता हूं बहुत बहुत। थैंक यू सो मच हिमांशु जी। और सर के साथ में जो आ नहीं पाया आज वो है अमन अग्रवाल जी जो कि को फाउंडर है सन हेवन एनर्जी के। करेक्ट। अब आपको बता दूं, मैं आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है SHE शी, ये प्रेम से मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आया है। ये सन हेवन एनर्जी का जो है शॉर्ट फॉर्म है। तो ये शी क्या है, जरा पहले ये बताइए, फिर हम आपके पास आएंगे। सर बेसिकली इसमें हम लोगों ने जो शी का शॉर्ट फॉर्म निकाला है वो सन हेवन SH और एनर्जी शी। मेरी मदर भी इसमें मतलब पार्टनर है, ऐसा मैंने उनको रखा, उसकी पर्पज से हम लोगों ने शी के नाम से शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है। क्या बात है जी। भगवान आपके जैसा बेटा सबको दे जो अपनी माँ को बिजनेस में पार्टनर बना रहा है। ये बहुत प्यारी बात है, ये बहुत खूबसूरत बात बोली आपने। आप काम करते हैं सोलर एनर्जी के फील्ड में और अभी ये बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है। भारत सरकार बहुत सारा इसकी एडवर्टीजमेंट करती है कि आप सोलर पैनल लगवाइए अपने घर में, या आपका कमर्शियल फैक्ट्रीज है वहां पर भी आप सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिए। जी सर। तो सवाल मेरा पहला ये है कि दुनिया में बहुत कुछ था करने के लिए, आपने इस बिजनेस को क्यों चुना? बेसिकली मेरी जर्नी एक स्टार्टिंग से अगर बताऊं तो हॉस्टल से चालू हुई थी। आप सोचिए एक फर्स्ट क्लास का बच्चा जो कि फर्स्ट क्लास से हॉस्टल में पढ़ा हुआ है 10th क्लास तक, उसके बाद भी मतलब अपने पेरेंट्स से हमेशा दूर रहा है। 10th के बाद जब मैं शिवपुरी से बाहर गया, बेसिकली मैं कोटा रहता था, तो कोटा में मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, जब मैं पीजी में रह रहा था वहां पे मेरा बिल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था 4 से 5 हजार आता था। तो पापा मुझे एक लिमिटेड
एक जो पॉकेट मनी सबन बोलते हैं वो बेचते थे अराउंड 20 to 30,000 की, उसमें 5 से 7,000 रुपये मेरा वहाँ चले जाता था। अगर वहाँ पे अगर मैं एसी का रूम ले लेता तो वहाँ 10 से 12,000 उसमें चला जाता का पूरा। फिर मैंने उस टाइम पे इतना इग्नोर नहीं किया। अब जैसे तैसे हम लोग काम करते थे, पढ़ाई चल रही थी उस टाइम पे, तो इतना फोकस नहीं करते थे। उसके बाद जब मैं इंदौर आया, जब मैं इंदौर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे भी मैंने पीजी लिया। स्टार्टिंग में फ्लैट थे, मैं और मेरा जो को फाउंडर फ्रेंड है अमन अग्रवाल, हम लोग साथ में रह रहे थे। ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड। हम लोग जब रह रहे थे तो हमने ऑब्जर्व किया, जब हम लोगों ने एसी वाले फ्लैट में शिफ्ट हुए, कि वहाँ पे हमारा बिल आ रहा है 8,000 10,000, इतना टच कर जा रहा है। और उस टाइम पे एक मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। बेसिकली मैंने MBA किया हुआ है IPS से, इंदौर से, तो मेरा प्लेसमेंट हुआ था। उस टाइम पे मैं ऑब्जर्व करता था कि इतना ज़्यादा बिल आ रहा है। आप सोचिए कि आपकी सैलरी मोस्टली अगर आप इंडिया में देखोगे तो 60% लोगों की सैलरी 60,000 से कम है, 60,000 से कम कमाते हैं। आप उसमें 10 से 12,000 रुपये एक आप इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, तो आप बाकी के खर्चे कैसे करेंगे, सेविंग्स कैसे करेंगे, एक जो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि अपन इमरजेंसी सिक्योरिटी फंड भी निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे, फिर बाकी के खर्चे। और आज इंदौर इतना एक्सपेंसिव है, और इवन इंदौर नहीं, छोटा शहर आज इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि अगर अपन नॉर्मली 1 लाख रुपए तक नहीं कमा रहे हैं तो सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। उस पूरे दौर में एक ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत ज़्यादा अपन को चोट देता है। तो उस पर्पज से अपन ने फोकस किया। फिर मैंने थोड़ा सा चेंज किया मेरा जॉब। बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में था मैं वहाँ पे प्रोडक्ट ही ऐसे थे। बी ऑनेस्ट एक बोलूँ तो एजुकेशन एक अपने टाइम का होता था जिसमें अपन कोचिंग जानते थे, फिजिकल एजुकेशन होता था। हम लोग जब टोटल ऑनलाइन कॉन्सेप्ट्स पे गए तो वहाँ पे देखा जाए कि लोगों को बहुत बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है, तो उस फील्ड में था। फिर मैंने वो फील्ड स्विच करी। तो आप जब इस एजुकेशन फील्ड में थे तो आपका एग्जैक्टली रोल क्या था, आप करते क्या थे? बेसिकली मैं सेल्स में था, जो कि एक ब्रांचेस होते थे। पर्टिकुलर सत्य साई पे एक ब्रांच थी, मैं वो पूरा ब्रांच देखता था। अरे वाह जी। और सेल्स टीम थी पूरी, मैनेजर्स अलग थे, सेल्स टीम अलग थी, उस तरीके से हम लोग वर्क कर रहे थे। वहाँ पे एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी थी, बोला कुछ और जाता था, किया कुछ और जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आपको IITs पढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ पढ़ा कुछ और लोग रहे थे। ओके। तो वो एक भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करते थे। मतलब अगर मैं कुछ चीज़ बेच रहा हूँ तो मुझे एक जो रहता है अंदर से ऐसा लगता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट नीड थी। आप भी जानते हैं, एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एक विलेज है छोटा सा शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, खरे करके, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। फादर फार्मर है, चाचा अभी पॉलिटिक्स वाली फैमिली में आ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे पॉलिटिक्स में ग्रो कर रहे हैं। तो वहाँ से बिलोंग करता था। वहाँ पे सब लोगों की मेंटेलिटी होती है, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब करी तो आपका फ्यूचर सिक्योर है, वरना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, फिर आपको घर आना है और खेती करना है। मैंने वहाँ का वो सोच बदली। वो बदलना इसलिए जरूरी था कि अगर मैं भी फार्मिंग करता या मैं भी गवर्नमेंट जॉब में पढ़ता तो हो सकता है मैं आज जिस लेवल पे हूँ वो लेवल पे कभी अचीव नहीं आ पाता। आज जनरली गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, लोग जो गवर्नमेंट की फील्ड में जाते हैं, लेकिन आप करप्शन भी देख रहे हैं, करप्शन भी बहुत बढ़ता जा रहा है उसमें। अब इस फील्ड से क्या हुआ, जब मैंने सोचा कि मैं एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा एक टाइम के बाद, पहले थोड़ा सा अपन एक्सपीरियंस लेते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं बिजनेस रन करने के लिए ऑपरेशन टीम भी मैनेज करना आना चाहिए, आपको सेल्स टीम भी मैनेज करना आना चाहिए, मार्केटिंग टीम भी मैनेज करना आना चाहिए। और आप आज से अपने बिजनेस को कितने टाइम आगे के लिए देख रहे हैं। जो लोग सोच के चल रहे हैं कि मेरा 5 साल में बिजनेस ये होगा, तो वो बिजनेस नहीं चला रहे हैं, वो एक शॉप चला रहे हैं, वो एक दुकान चला रहे हैं। बिजनेस आप आज से 50 साल बाद आपका बिजनेस किस लेवल पे होगा, वो चीज़ देखी जाती है हमेशा। तो मैंने वही चीज़ फोकस करी। फिर जब एक मेरा फ्रेंड था अमन, वो म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, वो सिंगिंग की फील्ड में था। अब बनिया था, पैसा तो है घर पे, अभी भी है। हाँ मतलब सॉरी तो उसकी फैमिली से थोड़ा सा प्रेशर हुआ कि नहीं भाई तुमको जॉब वगैरह करनी है, क्योंकि उनके आसपास के जो भी लोग थे सब जॉब कर रहे थे, कहीं ना कहीं सेटल हो गए थे, तो उस पर प्रेशर आना हुआ। तो वो मुझसे बोलता है एक दिन कि यार बिजनेस करना है, बहुत प्रेशर आ रहा है घर से, तो क्या करें। तो उसने मुझे कुछ सजेशन दिए कि क्लोथिंग ब्रांड चालू करते हैं, ये ब्रांड चालू करते हैं। तो मैंने बोला, मैंने टिपिकल अग्रवाल मेंटालिटी। करेक्ट, कपड़े की दुकान खोलते हैं, कचौरी की दुकान खोलते हैं, सेव की दुकान खोलते हैं। इवन उसने मुझे ये भी सजेशन किया कि अपन अपना स्वीट्स और JMB जैसे इंदौर में इस टाइप का कुछ ब्रांड बनाते हैं। हाँ करेक्ट जी। तो फिर वहां से मैंने बोला कि नहीं यार, अपन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अपन कुछ अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, या तो अपन उस फील्ड में काम करेंगे जहां से अपन अगर किसी को वो प्रोडक्ट दें तो वो उनके लिए भी यूजफुल हो, और वो अपन को एट द एंड कभी गाली ना दे। क्योंकि गाली जो लगती है ना, वो आप कितना भी पैसा कमा लो, एक टाइम के बाद आप जमीन पे आ जाओगे। ये आपका जो प्रायर एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से आपने सीखा करेक्ट कि ऐसा प्रोडक्ट मत बेचो जो आगे लोगों को हार्मफुल हो। क्या बात, बढ़िया। तो मैंने उस चीज पे फोकस किया। फिर अब नेक्स्ट जो टॉपिक था कि किस पे बिजनेस करें, उस टाइम पे मैं सोलर इंडस्ट्री में ही था।
जो कि मैं सीख रहा था। मुझे मतलब स्टार्टिंग से था कि मैं सोलर इंडस्ट्री में काम करूंगा, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तब लोग अवेयर भी नहीं थे कि सोलर होता क्या है, कैसे काम करता है, कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ एक गुजरात ऐसा शहर था जहाँ पे सबसे ज्यादा प्लांटेशंस चल रहे थे उस टाइम पे, मोदी जी के सपोर्ट से भी था। और गुजरात एक ऐसा आप बोल सकते हैं स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है सोलर्स में। ओके, करेक्ट, सारी कंपनी जो सोलर पैनल्स बना रहे हैं वो मोस्टली गुजरात में मिलेंगी आपको। वेरी नाइस। जी, तो हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया। मैंने उसको बोला कि अपन कंपनी चालू करते हैं सोलर के। ईपीसी मॉडल एक होता है जिसमें हम लोग मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का लेते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक बार थोड़ा सा ना मेरी ऑडियंस के लिए बताइए जरा, और मुझे भी बताइए जरा, मेरी समझ थोड़ी सी कम है। ये ईपीसी मॉडल क्या है? ईपीसी बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कोई भी आपने रोड बेस्ड कंपनीज देखी होंगी जो रोड बनाती हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गई। जैसे मान लेते हैं आज किसी ने NH3 बनाया, करेक्ट, उन्होंने सीमेंट अल्ट्राटेक का किया इस यूज, सरिया JSW का किया। बट आपको अल्ट्राटेक या JSW गारंटी नहीं दे रहा है, आपको जो रोड डाल के दे रहा है आगे 5 साल जो उसको मेंटेन करने की जो सर्विस दे रहा है वो कंपनी दे रही है जिस कंपनी ने रोड बनाई है। ठीक है। ये होता है ईपीसी। तो हम लोग उसी मॉडल पे काम करते हैं। जैसे पैनल्स हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के यूज करते हैं। इन्वर्टर्स जो होते हैं बेसिकली वो इन्वर्टर्स नहीं होते, डीसी से एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर्स होते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं। वो डिफरेंट कंपनी का रहेगा, बट उस पर जो सर्विसेज हैं वो हम लोग क्लेम करा के देते हैं। हाँ, अब सबसे बड़ा लूपहोल यहाँ पे ये होता है कि मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, अपने कोटेशन में छोटे छोटे वर्ड्स में लिख देती हैं कि वारंटी क्लेमेबल है मैन्युफैक्चर। अब क्लाइंट इस चीज को इग्नोर कर देता है। ये बात थोड़ा फिर से बताइए एक बार, क्या क्या करती हैं? मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, अपने कोटेशन जो देती हैं, जैसे मैंने आपको एक सोलर का कोटेशन दिया, उसमें लिख दिया वारंटी क्लेमेबल है मैन्युफैक्चर। मतलब अगर आपकी कोई भी सोलर के प्रोडक्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोलर में या इन्वर्टर में इश्यूज आया, तो क्लाइंट को डायरेक्टली डील करना है कंपनी से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। अच्छा, जिन्होंने सील करा है उनसे डील नहीं करना? उनसे डील नहीं करना है। मतलब 80 to 90% कंपनीज यही कर रही है मार्केट में। अब ये सबसे बड़ा लूपहोल होता है। अब मतलब आज जैसे मैंने सोलर लगवाया, अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि मेरे यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है। मैंने बोला कि सर मैं आपको लगा के दे रहा हूँ, इतना इतना वॉट पिक का पैनल लगा के दे रहा हूँ। एक सेल्स वाले ने मुझे बोला, मैं मान गया कि ठीक है यार सस्ता भी दे रहा है, अच्छा है, मैंने लगवा लिया। बट जब 5 से 7 साल बाद वो प्लांट हाफ यूनिट पे आ गया या मेरा बिल आने लग गया या फिर प्लांट हवा में पतंग बन गया, तब मुझे रियलाइज होता है कि यार मैंने गलती कर दी, मुझे नॉलेज लेना था। मुझे ये जानना है कि आज की तारीख में बहुत सारी कंपनीज सोलर एनर्जी के अंदर एकदम से ग्रो हो रही हैं, उसमें एक कंपनी आप भी हैं, सन हेवन एनर्जी। तो क्या वो चीज है जो सन हेवन एनर्जी को अलग बनाती है दूसरी कंपनियों से? बेसिकली हम जो सबसे ज्यादा फोकस करके चल रहे हैं ना, वो जैसे क्लेम, जैसे मैंने आपको बताया कि वारंटी क्लेम वाला मैन्युफैक्चर बोलते हैं, हम लोग वहाँ पे खुद क्लेम करा के देते हैं। अगर आपके पैनल में इशू आया है तो मेरी कंपनी क्लेम करा के देगी, आपको जो भी कंपनीज है उनके पास नहीं जाना है। इवन आपका जो इन्वर्टर में इशू आता है उसका भी क्लेम मैं करा के दूंगा। अब डिफरेंट हम लोग क्या देते हैं, स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है ना सोलर में, वो होता है स्ट्रक्चर, वायरिंग और अर्थिंग। स्ट्रक्चर मतलब जो स्ट्रक्चर जिसपे वो फिट किया जाता है, वो एल्यूमिनियम के वो लगते हैं पाइप, उस पर जो सोलर लगाया बेसिकली एल्युमिनियम नहीं होता है वो, JSW का स्टील, वर्जिन स्टील जिसको आप बोल सकते हैं, ओके। उसमें रहता है पूरा का पूरा। अब ये क्यों फिट किया जाता है, आपने देखा होगा कहीं पे पतला स्ट्रक्चर लगा रहता है, कहीं पे बहुत मोटा स्ट्रक्चर लगा रहता है, इसमें काफी तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं। अब हम लोग जो यूज कर रहे हैं 140 50 बाय 2 mm की थिकनेस के साथ में आता है, इस तरीके के हम लोग पूरा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। स्ट्रक्चर जो यूज कर रहे हैं वो हॉट डिप में कर रहे हैं। मार्केट में जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो GI किया जाता है या प्री GI किया जाता है। इनमें आफ्टर 8 to 10 ईयर्स बाद रस्टिंग इशू चालू हो जाते हैं। ओके। हाँ, और एक चीज और डिफरेंट जो है हम लोगों के साथ में कि अपना जो स्ट्रक्चर है वो IIT से टेस्टेड है 170 kmp की विंड स्पीड से। अगर 170 तक आंधी तूफान आएगी तो भी अपना प्लांट नहीं होता। वेरी नाइस। और ओरिजिनल JSW का यूज करते हैं अपन। यार ये तो आप ऐसी सी बातें बता रहे हो ना मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ भी हमने 2 साल पहले लगवा लिया है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अपने ऊपर कि मुझे थोड़ा सा पढ़ना चाहिए था और ज्यादा। सर मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, मार्केट में क्या हो रहा है, आपने इंडिया में भेड़ चाल वाली चीज सुनी होगी, वही चीज है एक थोड़ा सा। क्या होता है, लोग रिसर्च नहीं करते। मैंने जैसे आपको बताया था कि सोलर एक टेक्निकल चीज है, अगर उसमें अगर आपने B ग्रेड पैनल भी ले लिया ना तो आफ्टर 5 ईयर्स आपके पैनल्स डिग्रेड होने हैं, 100% डिग्रेड होने। जो आपको 25 साल की वारंटी दी गई थी वो वारंटी होती ही नहीं है पैनल्स में। तो क्या होती, क्या सच्चाई क्या है, ये तो बताओ जरा ऑडियंस को। सर वो एक्चुअली होती है परफॉर्मेंस वारंटी। ओके। अब परफॉर्मेंस वारंटी क्या होती है, आपके पास फोन है, कौन सा फोन है? मेरे पास गूगल का फोन है। गूगल का फोन है, उसमें वारंटी कितने साल की दी गई है आपको? 1 साल। 1 साल, लेकिन उसकी लाइफ अराउंड 5 to 6 ईयर होगी जी। वो अपनी काउंट हो गई परफॉर्मेंस वारंटी, जो उसकी लाइफ है। वारंटी तो 1 साल की है, इनमें भी प्रोडक्ट जो वारंटीज होती है सिर्फ 12 ईयर्स ही होती है।
ओके। जी, इसमें परफॉर्मेंस वारंटी होती है 25 ईयर्स या 30 ईयर्स, जो भी आपको दिया जा रहा है, हर कंपनी का अलग अलग रहता है। तो जो 25 साल या 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये 25 साल तक मैक्सिमम परफॉर्म करेगा? नहीं, ये डिग्रेड होगा। अगर आपके पास ए ग्रेड पैनल आया है तो। अब इसमें भी ग्रेड्स अलग अलग आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको अडानी का पैनल लगा के देता हूँ 620 टॉपकॉन, जो कि आजकल लेटेस्ट में है काफी ज्यादा। बायफेशियल पैनल ही चलते हैं मार्केट में, बायफेशियल मतलब जो दोनों तरफ से? दोनों साइड से हीट जनरेट करके देते हैं, करेक्ट। तो उस केस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि आज जो यूनिट 100 बना रहा है, वो आपको सर 25वें साल के बाद भी ये आपको यूनिट बना के देगा, लेकिन कितनी बना के देगा ये कोई आपको कमिट नहीं करेगा। ये एक सबसे बड़ा लूप होल है। आपने बोला कि सर 5 साल बाद कितनी बनाएगा, तो उसका जवाब नहीं होगा डीलर के पास। ये एक सबसे बड़ा ये थोड़ी स्कैम है मालूम पड़ी। हाँ सर, 80% मार्केट में ये सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है अभी सोलर की फील्ड में। आपको बोला जाता है कि आपका पैनल 25 साल चलेगा, लेकिन उनके कुछ टर्म कंडीशन होते हैं। आज मैं भी कुछ इंडस्ट्री चला रहा हूँ, आप भी एक फील्ड में, उसमें कुछ टर्म कंडीशन बनाए होंगे आपने भी, मैंने भी। वही टर्म कंडीशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी बनाती हैं कि पैनल सर्टेन डिग्री के एंगल पे फिट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है वो प्रॉपर ISI हॉलमार्क है कि नहीं, या टेस्टेड है, वो होना चाहिए। वायरिंग का जो उन्होंने दिया हुआ है कि ये वायरिंग यूज होना चाहिए, पैनल के ऊपर खड़े होकर फिटिंग नहीं होनी चाहिए। लोग खड़े होकर फिटिंग कर देते हैं। आप सोचो, मेरे छत पे स्ट्रक्चर लगाया मैंने, उसकी हाइट 14 फीट दे दी, तो डेफिनेटली उस पर खड़े होकर फिटिंग करनी ही पड़ेगी। सही बात है। इसकी जनरली हाइट जो जाती है 6 और 8 और 10 के बीच में जाती है। उससे ज्यादा हाइट पे हम लोग प्लांट लगाते ही नहीं है। इवन शेडो एरिया का भी एक लॉम होता है कि अगर आपके यहाँ पे 5% से ज्यादा शेडो है, तो आपकी रूफ सफिशिएंट नहीं है सोलर के लिए, आपको सोलर नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि वो डिग्रेड ज्यादा हो। ये इस तरीके से रहता है। मुझे ये जानना है कि जैसे आपने बताया, आप भी एक EPC कंपनी है, आप भी अलग अलग कंपनियों का सोलर पैनल जो है उसको इंस्टॉल करते हैं, करेक्ट, पर आप बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ कंपनी आप अपनी तरफ से सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, करेक्ट, जिसमें क्लेम अगर किसी को दिलवाना हो तो वो आप दिलवा रहे हैं, तो ये एक अलग फैक्टर है। अलग फैक्टर, करेक्ट। अब एक नॉर्मल कंपनी, जैसे मेरा एक कंपनी का लगा हुआ है, मुझे याद नहीं है किसने लगाया क्योंकि 2 साल हो गए उसको, तो अब मुझे आपसे सीख लिया मैंने ट्रेड का सीक्रेट, तो उसको यहाँ से ये शूट खत्म करने के बाद उसको फोन लगा के क्या बोलूं? आप उससे ये पूछना कि जब आपने मेरे यहाँ पे पैनल लगाए थे तो उसकी EL इमेजिंग मिलेगी क्या। EL इमेजिंग क्या होता है पैनल्स में, जब पैनल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं तो सारे पैनल का एक एक्सरे इमेजिंग निकाला जाता है। अपने जो पैनल्स होते हैं उनमें सिलिकॉन सेल्स होते हैं, जो कि अपने बाल की थिकनेस से भी पतले होते हैं। अगर आपका एक भी सेल ब्रेक है तो आप पकड़ के चलिए 3 to 4 ईयर्स में आपका 80% सेल डैमेज हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, जैसे अपनी बॉडी में कैंसर फैलता है वैसे ही सेल डिग्रेड होने लग जाता है, एक सेल दूसरे सेल को खराब करते चलेगा। ओके। पहला लूप होल, उसके कारण आपका बिल आने लग जाएगा। दूसरा जो रहता है, जब अपन पैनल्स आते हैं तो उनमें जो डिग्रेशन वाला जो मैंने आपको फैक्टर बताया था, फर्स्ट ईयर में जब आपके यहाँ पे पैनल फिट होगा तो 2% डिग्रेड करेगा, उसके बाद 0.5% के हिसाब से डिग्रेड करेगा। अब हम लोग इस चीज को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग 5 ईयर्स का मेंटेनेंस देते हैं इंक्लूडेड। अब वो मुझे भी देना है क्योंकि कंपनी को क्लेम मुझे करा के देना है। अब वो वेंडर्स आपको कभी क्लेम नहीं देंगे, मेंटेनेंस नहीं देंगे जिनको क्लेम नहीं कराना है, वो तो क्लाइंट का और उसका हेडेक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। उस केस में हम क्या करते हैं, हम हर 3 महीने में इनको एक सर्टेन प्रेशर होता है, उससे वॉश किया जाता है सिलिकॉन ब्रश के थ्रू। ब्रश आता है एक, उससे क्लीन करना होता है, तो मैं उससे क्लीनिंग कराता हूँ। उसके बाद उसका पूरा जो भी फिटिंग हुआ है, जैसे नट बोल्ट पे फिटिंग कराते हैं अपन SS के, उसको टाइटनिंग वगैरह कराते हैं, प्रॉपर अर्थिंग चेक कराते हैं, वायरिंग चेक कराते हैं और डिग्रेशन चेक कराते हैं पैनल्स का, कि हमारा पैनल डिग्रेड कितना हो रहा है। अगर मान लेते हैं वो 5th ईयर में 20% डिग्रेड हो गया तो वो पैनल आउट ऑफ वारंटी है, मतलब उसमें सेल डैमेज है या कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है। उसको मैं अब मेरे से मैं जब कंपनी को क्लेम दूंगा तो मुझे ये सारी चीजें दिखानी पड़ेगी, एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि मैं हर 3 महीने में इतना % के हिसाब से आपका पैनल डिग्रेड हो, तब वो मेरे से क्लेम लेगी, वरना वो मुझसे भी नहीं लेगी क्लेम। तो ये सारे टर्म रहते हैं। एक बात बोलूंगा शुभम जी मैं आपसे, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि हमारे यहाँ जो पैनल है उसमें क्या है कि पिताजी चढ़ते हैं छत के ऊपर, एक मोटर लगाते हैं, मोटर से पानी का प्रेशर आता है और डाल देते हैं सारे पैनलों के ऊपर, उससे डस्ट हट जाती है और हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो जनरेशन फास्ट हो अब गया। उसमें भी एक लूपहोल बताऊंगा। नॉर्मल वाटर में क्या होता है, TDS होता है, हाँ। आपने सुना होगा। अब पैनल जो है वो बाहर एल्युमिनियम से है, जो इसकी लेयरिंग है। अब आप खुद सोचो, वहां पे TDS वाटर स्टोर हो रहा होगा, TDS का जो व्हाइट लेयर है हाँ। वो बन रहा होगा। आप कभी उसको रब करेंगे ना हाथ से तो रियल पैनल निकलेगा। अब वो TDS प्रॉपरली UV रेस को नहीं पहुंचने दे रहा है सेल्स के ऊपर, तो वो 100% आगे जाके डिग्रेडेशन होना ही होना है पैनल्स। कुछ एक अलग तरीके का नया सच मुझे मालूम पड़ रहा है आज,
मैं अभी तक खुश था कि चलो हमारे यहाँ पे पैनल लग गए हैं, अब 10-12 साल की टेंशन खत्म हो चुकी है हमारे लिए। और जनरली क्या होता है, जब भी पैनल खरीदे जाते हैं तो जैसे ए ग्रेड बी ग्रेड में मैंने आपको फर्क बताया, बी ग्रेड थोड़े से चीपर आते हैं तो लोग सस्ते के कारण लगवा लेते हैं। तो शुभम जी, एक तो बात बोलूंगा, एक मैं बहुत टेंशन में आ गया हूँ। अब मेरे घर पे जो लगा हुआ है सोलर पैनल, वो ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, मुझे ये पता करना पड़ेगा पहले। तो एक बार ऑडियंस को बताइए ना, क्या है ये ए ग्रेड बी ग्रेड क्या है? बेसिकली कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, जैसे मान लेते हैं आज अडानी 10,000 पैनल बनाए, तो बनाते टाइम माइनर डिफेक्ट्स होते ही होते हैं उसमें ना। जैसे आपको पता है पैनल्स के अंदर सिलिकॉन सेल्स होती हैं, बहुत पतली होती हैं। अब मान लेते हैं एक सेल से लेके अराउंड 15 सेल डैमेज हुई, उसको बी ग्रेड में डाल देते हैं वो। Okay. मतलब उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली डाउन होनी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एक सेल दूसरी सेल को डैमेज करेगी। और मान लेते हैं 15 से ज्यादा सेल जो डैमेज है वो सी ग्रेड में चले जाते हैं, थोड़े से चीपर मिल जाते हैं मार्केट में। Okay. इस तरीके से काम करता है। अब जो ए ग्रेड पैनल है उसमें कोई भी सेल डिफेक्टेड नहीं होती है, पूरा प्रॉपरली सेल आता है, जनरेशन प्रॉपर होता है। अगर आप उसको मेंटेन करके चले, जैसे मैंने आपको बताया क्लीनिंग वाला फैक्टर, तो वो 25 to 30 ईयर्स तक, 40 ईयर्स तक भी चलेगा पैनल। बस डिग्रेडेशन बढ़ जाएगा आफ्टर 30 ईयर्स, ये फर्क रहता है। पैनल की लाइफ बहुत बड़ी होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मेरे घर पे पैनल लगा हुआ है, आपने पहले देखा होगा बीएसएनएल के पैनल्स लगते थे, बीएसएनएल के टावर के साथ में वो पैनल लगा हुआ है। उस पैनल को ऑलमोस्ट 30 to 40 ईयर्स प्लस हो गए, लेकिन वो आज भी चालू है। क्यों? क्योंकि वो ए ग्रेड पैनल होगा, डायरेक्ट कंपनीज लगाती थी पहले, आजकल डीलर्स लगाने लग गए, ये फर्क है। तो अब ये बता दीजिए हमारी ऑडियंस को, ताकि थोड़ी सी वो स्मार्ट हो जाए जब वो अपने घर में सोलर पैनल इंस्टॉल करवाए, तो मेन 5 कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, या कौन से मेन 5 क्वेश्चन है जो वो पूछें? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि वो पीएम सूर्य घर योजना करके एक पोर्टल है, उस पर उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। हर जोन का अलग रजिस्ट्रेशन होता है। इंदौर का एमपीसी जो एमपीडब्ल्यूजेड, भोपाल का एमपीसीजेड, इनमें रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, उनका वेंडर आईडी जिसको बोलते हैं वो है कि नहीं, पहला वो चेक करना है आपको। कंपनी के नाम से आप भी चेक कर सकते हो, मैं भी चेक कर सकता हूँ, सबके लिए ओपन है वो। दूसरा फैक्टर ये रहता है, जब वो पैनल लगा रहा है आपके यहाँ पे, तो ए ग्रेड के लिए जनरली अपन को ईएल इमेजिंग या तो वो प्रोवाइड करे, या फिर वो वारंटी क्लेमेबल वेंडर जो भी है उसके थ्रू होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर ये। तीसरा फैक्टर ये आता है स्ट्रक्चर। अब आपके यहाँ पे मोस्टली स्ट्रक्चर जो लगाया जा रहा है वो हो सकता है जेएसडब्ल्यू की सिर्फ सील लगा के बेच दिया जा रहा हो, क्योंकि ओरिजिनल जेएसडब्ल्यू होगा ना, तो जैसे अपन बर्तनों में गुदवाते हैं उस तरीके से गुदा हुआ आता है। अच्छा, हाँ, ये रहता है एक। तीसरा पार्ट ये आता है। चौथा पार्ट, वो फिट जो कर रहा है पैनल, वो किस तरीके से कर रहा है। अगर पैनल के ऊपर खड़े होकर फिटिंग कर रहा है, एक मिड क्लैम आता है जो कि बेसिकली टीन शीट पे फिटिंग के लिए यूज होता है, उससे फिटिंग तो नहीं कर रहा है। प्रॉपर नट बोल्ट के थ्रू फिटिंग हो रहा है कि नहीं, जो नट बोल्ट भी यूज किए जा रहे हैं वो प्रॉपर एसएस के हैं कि नहीं, क्योंकि उनमें रस्टिंग लग गया तो डेफिनेटली आपके प्लांट में रस्टिंग इशू आएगा, ये रहता है। चौथा पार्ट जो होता है कि मेंटेनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट मैं इन सब में मेंटेनेंस को ही देता हूँ। अगर आपका प्लांट वेंडर मेंटेन नहीं कर रहा है और उसको नॉलेज नहीं है कि कैसे क्लीनिंग करनी है, कैसे चेकअप करना है पूरे प्लांट का, तो आपका पैनल कभी भी 25 साल नहीं चलने वाला। वो हार्डली 7 से 10 साल के अंदर खत्म हो जाएगा और आपको फिर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और उस टाइम पे जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, वो आपकी पॉकेट पे बहुत हैवी पड़ेगा। हमारा तो वेंडर गायब है यार, जो हमने जिससे लगवाया, मुझे पता करना पड़ेगा किससे लगवाया, और उसकी तो आज तक कभी कोई चिट्ठी, कोई संदेश, कोई प्रेम भरा खत कुछ नहीं आया आज तक। आपने बहुत अच्छी चीज पूछी। अभी क्या हुआ है, जब से मोदी जी आए, मोदी जी ने सब्सिडी अनाउंस करी, 78,000 की सब्सिडी मिलेगी सोलर पे। उससे पहले जो सिर्फ इंदौर का अगर मैं मार्केट गिनता हूँ तो इंदौर में टोटल 22 से 23 वेंडर थे, कंपनीज थी जो सोलर का काम कर रही थी। लगभग कितने साल पहले? आज से 2-2.5 साल पहले की बात है। ठीक है। जिस दिन मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि 78,000 की सब्सिडी मिलेगी सोलर पे, रातों रात लगभग 120-140 वेंडर रजिस्टर हुए, और आज की कंडीशन में 400 से भी ज्यादा वेंडर काम कर रहे हैं सिर्फ इंदौर में। मैं एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये टेक्निकली साउंड है सारे? टेक्निकली साउंड नहीं है। आज एक इलेक्ट्रीशियन है, वो भी सोलर लगा रहा है। कोई मान लेते हैं टीन शीट की फिटिंग करता था, वो भी सोलर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? सर अडानी के पैनल लगा दूंगा, इसका इन्वर्टर लगा दूंगा, ये स्ट्रक्चर लगा दूंगा। मुंह से बोलने वाली कमिटमेंट है। और जनरली क्या हो रहा है, जो सोलर का मार्केट है ना, वो रेफरेंस पे बहुत चलता है। अब मेरी जान पहचान वाले ने सोलर का काम चालू कर लिया, डेफिनेटली मुझे ट्रस्ट है, मैं उससे लगवाऊंगा। लेकिन कोई ये नहीं सोचता, अगर 5 साल बाद गवर्नमेंट ने आई, गवर्नमेंट ने बोला, मोदी जी ने बोला अपन को कि भाई आज से ईवी में भी सब्सिडी है, उसकी दुकानें डालनी, फिर आपको सोलर का कौन सर्विस देगा? इस पे कोई ध्यान नहीं करता। वो भले घर का भी हो, लेकिन आप उससे लिखित में लो कि अगर मेरे पैनल में दिक्कत आई तो हम आपको पकड़ेंगे, हम आप पे केस करेंगे, तो वैलिड है। क्योंकि आपको भी नहीं पता ना 5 साल बाद क्या होना है। मैं एक बात बोलूंगा आपसे, ये इंटरव्यू जो हम कर रहे हैं आपका, इससे कुछ और होना हो, लेकिन मेरी जो है ना, मेरा ज्ञान बढ़ गया। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है घर जाकर के पहले तो। हाँ, जरूरी भी है वो। अच्छा एक बात बताइए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे आपने बताया मेंटेनेंस, उससे पहले एक चीज होती है जो स्ट्रक्चर बनता है,
स्ट्रक्चर खड़ा करा जाता है। तो स्ट्रक्चर तो एक बहुत टेक्निकल बात हो गई, लेकिन एक आम इंसान की समझ के लिए या मेरी समझ के लिए ये बताइए, सबसे बेसिक चैलेंजेस क्या है अगर किसी को अपने घर पर इंस्टॉल करवाना है सोलर? सबसे पहले हम लोग जो सजेस्ट करते हैं कि आप हमारे टेक्नीशियन को बुलाओ, वो आते हैं घर पे, वो पहले आपका रूफ का एनालिसिस करते हैं पूरा का पूरा। उससे पहले एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का पूरा वो करते हैं। अब मोस्टली आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, सर आपका बिल कितना आ रहा है? आपने बोला 3000, तो बोलते हैं सर 3 किलोवाट लगवा लो। इवन उनको ये समझ में नहीं आता कि बिल में यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है सोलर का। अब यूनिट कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसमें लास्ट 6 मंथ की रीडिंग है और करंट मंथ की रीडिंग है, आप उनको प्लस करो, उसको 7 से डिवाइड करो, एवरेज आउट करो, उसके हिसाब से आप मतलब आपके घर के लिए चूज करो। कुछ लोग बड़ा भी लगवा लेते हैं, कभी अपन को ना ज्यादा बड़ा सोलर लगवाना चाहिए ना छोटा लगवाना चाहिए। क्या होता है, आपका जो ROI है, जिसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, अपन जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप 7 साल के बाद आ रहा है, तो आपका सोलर में जो आपने पैसा लगाया वो आपके लिए वेस्ट है। जी, उससे पहले अंदर रिटर्न आ रहा है तो आपके लिए सोलर यूजफुल है। और आपने अगर कम लगवा लिया तो डेफिनेटली बिल आएगा, तो वो कोई यूजफुल रहा ही नहीं, अपना इधर भी पैसा चला गया और उधर भी पैसा चला गया। अब जैसे आपने पूछा मेरे से कि जब हमारा वेंडर मतलब इंस्टॉलेशन टीम जाती है, एक्सपर्ट जाते हैं, एक्सपर्ट जाके पहले पूरा रूफ का एनालिसिस करते हैं, 3D डिजाइन बनाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है शेडो एरिया और विंड प्रेशर, कि आपकी रूफ पे कितना विंड प्रेशर है और शेडो एरिया तो नहीं है। इफ इन केस आपके यहाँ पे 7% शेडो है तो मेरी कंपनी प्लांट नहीं लगाएगी। ओके, हम मना ही कर देते हैं, क्योंकि आज मुझे क्लेम देना है तो वो क्लेम मुझसे ही कंपनी नहीं लेगी, तो मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूँ। बहुत बढ़िया। और अभी बात चैलेंजेस की हो रही है, इंस्टॉल हो गया सोलर पैनल, आफ्टर इंस्टॉलेशन क्या चैलेंजेस आते हैं? मोस्टली अभी जो टाइमिंग ड्यूरेशन है, एक सबसे ज्यादा मिथ ये बना हुआ है कि आज मैंने सोलर लगाया कल चालू हो जाएगा। नहीं, आज अगर आपने सोलर लगाया उसके बाद एक MPV का प्रोसीजर होता है जो कि हार्डली 20 to 25 वर्किंग डेज में होता है। MPV में आपकी फाइल जाएगी, उसके लिए नेट मीटर अप्रूव्ड होगा, फिर सोलर चालू होगा। लोगों को क्या मिथ हो गया है कि सोलर लगाने के बाद अगले दिन से जनरेशन चालू हो जाएगा, नहीं होता है। 1 से 1.5 महीना लग जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि MPV में आप भी जानते हैं बहुत सारी फाइल जा रही है उनके पास, एक ही जोन है, उस पर भी टाइम लगता है, तो उस हिसाब से प्लांट चालू होता है। एक चैलेंज ये फेस करते हैं। दूसरा चैलेंज आफ्टर 3 to 5 ईयर, वो डिग्रेडेशन वाला, कि पैनल डिग्रेड हो रहे हैं या प्लांट हवा में उड़ गया। उड़ने वाला केस कब होता है, जब आपके यहाँ पे हल्का स्ट्रक्चर लगा दिया जाता है। या प्लांट हवा में उड़ गया, ये क्या है जरा बताइए विस्तार में। मोस्टली क्या होता है, पैनल जब फिट किया जाता है तो छत पे ड्रिल करके फिट किया जाता है। अब लोग क्या करते हैं, कुछ लोग छत पे ड्रिल भी नहीं करते, ड्रिल किया, नट कसा, उसके ऊपर कॉलम लगा के कंक्रीट का वो बना के पैनल फिट कर दिया। अब एक जनरल सी नॉलेज होती है कि पुरानी कंक्रीट नई कंक्रीट को नहीं चिपका सकती अच्छे से, तो वो ज्यादा विंड प्रेशर आया, प्लांट उड़ गया, बेस से उड़ के पूरा चले जाता है। और आप मानेंगे नहीं, एक पैनल में अराउंड 30 to 40 kg वेट होता है। मेरे यहाँ पे यही हुआ है, उन्होंने ड्रिल करा और कंक्रीट का उन्होंने कॉलम लगभग मतलब जमीन से इतना ऊंचा ऐसा बना के और कर दिया उन्होंने। और स्ट्रक्चर का साइज कितना, इतना बड़ा होगा या इतना होगा आपका? मैं कल छत पे जाके देखूंगा और फोटो खींच के भेजूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। अब मोस्टली क्या होता है, हम जिस तरीके से फिट करते हैं, जैसे हम लोग छत पे गए, आपके RCC पे ड्रिल करेंगे, ना कि कोबा में, क्योंकि कोबा आपका निकल जाता है एक टाइम के बाद। करेक्ट, RCC होता है 4 से 5 इंच का, उसमें 1.5 इंच अपन ड्रिल करते हैं। उसके बाद एक हिल्टी आता है जो कि क्रैक फिलिंग केमिकल होता है। अब मैं जब छत पे ड्रिल कर रहा हूँ तो 100% लीकेज होना है आपके यहाँ पे। अब जब लीकेज होगा आपके यहाँ पे तो आप वेंडर को बोलेगा मेरे कारण नहीं हुआ है, छत किसकी खराब हुई? आप। करेक्ट। तो उसमें हम लोग जब ड्रिल करते हैं एक हिल्टी भरते हैं। हिल्टी बेसिकली डैम ब्रिजेस में भी यूज किया जाता है जॉइंट्स को जोड़ने के लिए। बहुत बड़ा मतलब ब्रांड है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। हिल्टी फिल करने के बाद अपन उसमें नॉर्मल नट होता है उसको कसते हैं, उसके बाद अपन स्ट्रक्चर फिट करते हैं। अब जो ऊपर कंक्रीट से जो बनाते हैं, हम लोग कंक्रीट यूज नहीं करते, एक सीमेंट आता है GP2 जो कि केमिकल बेस्ड सीमेंट होता है, हम लोग उससे बनाते हैं। वो हार्डली 3 से 4 घंटे में बहुत हार्ड एंड फास्ट हो जाता है, जिससे ब्रिज बनते हैं। आपकी सारी बातें सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हो चुका है। अब इस धोखे से क्या है, रुपया रिकवर करवाओ मेरा पहले तो। वो वेंडर ही नहीं है बेसिकली, वो या तो दूसरे किसी बिजनेस में चला गया होगा। मोस्टली क्या होता है, लोग बिजनेस में तो आ जाते हैं। जैसे आज मैंने बिजनेस चालू किया, मैं भी स्टार्टिंग में जब मैंने बिजनेस चालू किया था मुश्किल से 3-4 प्लांट कर रहा था, क्योंकि मैं अपनी प्राइस नहीं गिरा रहा था। अब मार्केट में जो मुझे सबसे ज्यादा फेस करने को एक इशू मिलता है कि सर एक जना मेरे को 180 में प्लांट दे रहा है 3 किलोवाट का। मैं बोलता हूँ सर मैं नहीं दे पाऊंगा। तो बोलते हैं क्यों नहीं दे पाओगे, वो भी अडानी दे रहा है, आप भी अडानी दे रहा हो। तो मैंने बोला सर मेरी क्वालिटी में और उनकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। अब हम उनको क्वालिटी भी समझाते हैं, बट वो बोलते हैं कि नहीं सर हमको उस प्राइस में वही चीज मिल रही है।
अब हम लोग उनसे ये बोलते हैं कि सर आज आप सोलर लगवाओ, अगले 5 के 7 साल बाद आप हमसे ही सोलर लगवाएंगे, या तो आपका प्लांट डिग्रेड हो गया होगा या उड़ चुका होगा, तो उसके बाद आप हमको याद करेंगे, वो वाला कंडीशन, रियलाइजेशन जिसको बोला जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वैसे जो ऑडियंस देख रही है वो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देख के समझ चुकी होगी, क्योंकि इन्होंने जो जो बातें बोली है वो सारी बातें मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं टेंशन में आ चुका हूँ मैं। लेकिन ठीक है, टेंशन को हम जरा सा उड़ाते हैं और कुछ और नए मुद्दों पे बात करते हैं। आपने कभी प्राइस फैक्टर छिड़ा भी आपने, कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम 3 किलोवाट का 180 में लगा देंगे, आप एक अलग प्राइस पे लगाते हैं, तो ये प्राइस वेरिएंस कैसे चल रहा है मार्केट में, जरा बताइए। अगर अपन पर्टिकुलर 3 किलोवाट जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 3 से 5 किलोवाट के सोलर लगाए जाते हैं, अगर आप इनकी प्राइस देखोगे ना, तो कुछ लोग एक 60 में भी दे देंगे आपको, एक 50 में भी दे देंगे और एक 80 में भी दे देंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 2,20,000 से नीचे नहीं देते। तो ये 160 वाला और वही चीज एक 220 में बेच रहा है, फर्क क्या है? फर्क ये हो जाता है क्वालिटी। पहला स्ट्रक्चर प्रूव्ड होगा उसका, स्ट्रक्चर में वो आपको वारंटी दे रहा हो। जनरली मार्केट में 2 तरीके की वारंटी मिलती है आपको, जो आपने बताया पैनल और इन्वर्टर। हम लोग डिफरेंट भी देते हैं, अपन लीकेज की वारंटी भी देते हैं 1 साल की। अच्छा। हाँ, लीकेज की वारंटी देते हैं, उसके बाद 10 ईयर्स स्ट्रक्चर में भी वारंटी देते हैं। पैनल में अपन लोग वारंटी दे ही रहे हैं, उसके साथ में अपन इन्वर्टर्स में भी वारंटी देते हैं। ये 4 वारंटीज अपन देते हैं। मार्केट में मोस्टली जो कंपनीज काम कर रही हैं, 98% आप पकड़ लो, वो सिर्फ आपको पैनल और इन्वर्टर में ही वारंटी देंगी, वो भी क्लेमेबल मैन्युफैक्चरर्स। बिल्कुल सही बोल रहा है, अभी शायद हमारे साथ में हो चुका है। बार बार अपने दर्द याद आ रहा है मुझे, क्या बताऊं मैं। अभी मुझे ये जानना है, जैसे वही चीज है, कोई इसको 1,60,000 में दे रहा है, कोई 2,20,000 में दे रहा है, तो मार्जिन क्या है फिर प्रोडक्ट में? अगर आप एक 60 वाले के पास जाएंगे ना, तो वो आप पकड़ के चलो 70-80 हज़ार रुपये कमा रहा होगा, क्योंकि वो जनरली बी ग्रेड पैनल ले रहा होगा, वो थोड़े से बहुत ज्यादा चीपर आते हैं कंपेयर टू ए ग्रेड। हल्का स्ट्रक्चर लगा रहा होगा, जीरो मेंटेनेंस दे रहा है, मतलब उसका काम ऐसा है कि आज लगा के चला गया, आप जानो आपकी कहानी जाने। और जो 220 में दे रहा है, उनका 220 में जो दे रहा है वो आपको मेंटेनेंस भी देंगे 5 to 7 ईयर्स का, जो भी चल रहा है मार्केट में उस हिसाब से, और वो आपकी पूरी सर्विस देंगे। अगर आपने आज उनको कॉल किया तो वो 72 आवर्स के अंदर हम लोग जो देते हैं सर्विस, अगर आपके प्लान में आज कुछ इशू आए, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं किसी भी कारणवश इन्वर्टर जल गया, आपका इन्वर्टर जल गया है, तो मैं 72 घंटे के अंदर इन्वर्टर रिप्लेस करके नया लगा देता हूँ। हम लोग रिपेयर भी नहीं कराते, हम लोग डायरेक्टली रिप्लेस करा देते हैं। तो हम लोग ये क्वालिटी देते हैं। आफ्टर सेल सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आज सर ह्यूमन बॉडी को भी अगर आप देखेंगे तो मेंटेनेंस की जरूरत है, वही मेंटेनेंस की जरूरत सोलर को। देखिए, अब देखिए जमाने की बस सारी बातें हो गई। अब अगर आपके पत्ते खोलेंगे, आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल कितने में लगा रहे हो? जनरली 2 लाख रुपए। मतलब आप 160 नहीं है, 220 नहीं है, आप 2 लाख रुपए में लगा रहे हैं। आपका मार्जिन कितना है? एग्जैक्ट तो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, बट आप पकड़ के चलते हैं 10 to 12%। इतना कम? इतना ही। क्या बात कर रहे हो? जी मेरे को लगा आप भी 70-80 रुपए तो बजा रहे होगे। नहीं, अगर मैं 70-80 हज़ार कमा रहा होता तो मैं भी ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा होता। एक काम से याद आया, आप अभी कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? आपकी कंपनी की सर्विसेज कहाँ कहाँ अवेलेबल है? अभी अपन ऑलमोस्ट 70% एमपी कवर कर चुके हैं, पूरा ग्वालियर जोन और पूरा इंदौर जोन। अभी इन प्रोग्रेस भोपाल जोन भी चल रहा है, उसमें भी अपने काम बढ़ा दिया है, विदिशा तक बढ़ा दिया। कितनी बड़ी टीम है आपके पास में? हम लोगों के पास अभी ऑलमोस्ट 52 लोगों की टीम है, जिसमें ऑलमोस्ट हर एरिया में 2-2, 3-3 सेल्समैन है, ऑपरेशन टीम अलग है, मार्केटिंग टीम अलग है। क्या बात है, अकेली शुरुआत करी आपने और आपके दोस्त मिलकर के, और आज 52 लोगों की टीम है जो काम कर रही है। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था ना, आप मानेंगे नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं शिवपुरी से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे 60% लोग चोरी की लाइट चला रहे हैं, लाइन डाली चल रहा है, छोटा शहर है, आप भी जानते हो, तो पूरा चोरी पे जिंदा है एकदम। वही तो मोस्टली लाइट लोग चुरा के ही जलाते हैं। पहले हम लोगों ने क्लाइंट को ये समझाना चालू किया कि आप जो लाइट चोरी कर रहे हो वो अपने भारत के लिए इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा केस, आप इसका बहुत ज्यादा मुआवजा भरना पड़ेगा कभी आप पकड़े गए तो। हमने पहले ये सबको रियलाइज कराना चालू किया। उसके बाद फिर हमने उनको एक चीज बताई, तो वो बोलते हैं यार भैया हम लोग यूज करने लग गए तो बिल आएगा। तो फिर हमने उनको सोलर बताया, फिर वहां से हमने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में 1-2 प्लांट करते थे, अभी मार्केट में आप पकड़ के चल सकते हैं 70 से 80 प्लांट कर रहे हैं। हर महीने कर रहे हैं आप? ये शिवपुरी बेल्ट की बात हो रही है? हाँ। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया ग्रोथ है ये। तो सोलर की बात मैंने बहुत सारी करी आपसे, और बातें करूंगा, लेकिन मुझे ये जानना है कि जो यंग लोग, यू आर क्वाइट यंग, लेकिन जो यंग बच्चे देखेंगे इस इंटरव्यू को, इस पॉडकास्ट को, तो आप ये बताइए कि सबसे पहला बड़ा चैलेंज क्या है बीइंग एंटरप्रेन्योरशिप? सबसे पहला जो हम लोगों ने चैलेंज फेस किया था मेरे बिजनेस में, जनरली फंड, मैंने कोई भी फंड घर से कलेक्ट नहीं किया था। मैं जॉब करता था एक नॉर्मली, उससे जो भी मेरी सेविंग्स थी, एक जोश होता है, मैं उस एज में था जिस टाइम पे गाड़ी का, घूमने फिरने का बहुत शौक था। तो मैंने एक
अपना एक अलग से फंड बनाया था जिसमें मुझे कार खरीदनी थी। मेरी फेवरेट कार है स्लाविया। तो वो पूरा फंड उठा के मैंने इधर डाला, पूरा फंड इधर डाला, थोड़ा सा अमन ने उसकी फैमिली से लेके इन्वेस्ट किया। दूसरा जो हम लोगों को चैलेंज लगा, जब हम लोग मार्केट में आए, जीरो नॉलेज के साथ में थे, मतलब सोलर की फील्ड में नॉलेज थी बट कैसे करना है, क्लाइंट कैसे मिलेंगे, ये सारा एक इशू था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि अपन एक काम करते हैं, पैम्पलेट छपवाते हैं, न्यूज़पेपर में डलवाते हैं, लेकिन उससे 2-3 रिस्पॉन्स ही आए क्योंकि उस टाइम पे लोग जानते नहीं थे सोलर होता क्या है। फिर हम लोगों ने डोर टू डोर सेलिंग चालू करी। हम लोग डोर टू डोर जाते थे, उनसे पूछते थे आपको सोलर की रिक्वायरमेंट है, सब लोग मना ही कर देते हैं जनरली। एक क्लाइंट मिला, उसके रेफरेंस से 2 क्लाइंट मिले, फिर वो चेन बनती चली गई। आज हमारा 80% मार्केट रेफरेंस बेस्ड चल रहा है। क्या बात है, वेरी नाइस। तो स्टार्टिंग जब करी तब आप ही जाते थे डोर टू डोर? मैं और अमन दोनों जाते थे। अच्छा, तो जब आपने डोर टू डोर जाने वाला काम किया तो कोई आपको ऐसा इंसिडेंट याद आता हो या मन में रह गया हो जो बड़ा मजेदार इंसिडेंट हुआ हो? हाँ सर, मजेदार तो नहीं, थोड़ा सा एम्बेरेसिंग जिसको बोलते हैं। अब मेरे एरिया में मैंने आपको बताया थोड़ा सा फैमिली का नाम है, सब लोग जानते हैं। अब जनरली आप किसी के डोर पे गए हुए और वो आपको ऐसा बोल दें कि यार उनके लड़के होके क्या काम कर रहे हो, घर घर बेच रहे हो, एक वो वाला फैक्टर लग जाता है। आज उनके यहाँ पे मैंने ही सोलर लगाया है और उनको ये रियलाइज होता है कि यार ये बंदे से मैंने ये चीज बोली थी और आज मुझे सोलर भी इसी से लगवाना पड़ा। क्या बात है। ये एक मेरे लिए अचीवमेंट था उस टाइम के लिए, क्योंकि उस दिन मैंने उनको इतना ही बोला था कि आपको रिक्वायरमेंट होगी ना तो आपको आना हमारे पास ही पड़ेगा, ये वर्ड बोला था। तो जब मैं उनके मिला, फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई, तो उन्होंने बोला कि यार तुम एकदम सही बोल के गए थे। मतलब कभी इंसान को जज नहीं करना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। अभी सोलर को लेकर के लोगों के अंदर अवेयरनेस कैसी है? क्योंकि दिख रहा हूं मैं गवर्नमेंट बहुत सारा एड्स कर रही है, बहुत सारा अवेयरनेस कैंपेनिंग चला रही है। लोगों की अभी आम लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है? बेसिकली लोगों को अवेयरनेस थोड़ा सा कम है, टेक्निकली अवेयरनेस नहीं है। लोगों को सबको पता है कि सोलर लगा रहे हैं, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो हो जाएगा, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है एक पर्टिकुलर, ये सबको पता है। बट सबसे बड़ा जो इशू है वो टेक्निकली क्या होता है सोलर, वो समझना नहीं चाहती। वो बहुत ज्यादा प्राइस सेंट्रिक पे काम कर रही है कि वो सस्ता दे रहा है, हम उससे लगवाएं। इंडिया का मार्केट ही कहीं कहीं आपको लगता है ऐसा है, प्राइस सेंट्रिसिटी हमारे अंदर बहुत ज्यादा हाई है। करेक्ट है, बट आप क्वालिटी भी समझो। मेरा एक ये कंसर्न रहता है, जैसे आज आप मार्केट में देखो, टाटा भी काम कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। अगर फॉर आप सिंपल सा एग्जांपल समझ लो, आज टाटा गाड़ियां बनाता और वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करता तो आज उसका इतना बड़ा नाम होता? बिल्कुल नहीं होता, और आज आप उसको प्रेफर करते? बिल्कुल नहीं करते शायद। ये एक सबसे बड़ा है कि आप एवरेज प्राइस पे इसलिए अपन लोग डील कर रहे हैं। हम लोग 2 लाख रुपए का क्यों दे रहे हैं कि एक मिडिल क्लास के लिए सफिशिएंट है। अगर आपका 2 लाख रुपए का सोलर है, उस पर आपको 78 गवर्नमेंट की साइड से सब्सिडी आएगा, मतलब वो आपको 1,20,000 का पड़ रहा है। आपको जो आपने सोलर में इन्वेस्टमेंट किया, हार्डली 3 से 4 साल में रिटर्न आ जाएगा। उसके बाद आपकी लाइफ फ्री है, आप 30 to 40 ईयर्स इजिली सोलर यूज करोगे बिना इलेक्ट्रिसिटी। क्या बात है, वेरी नाइस। मुझे ये पूछना है कि जैसे बहुत सारे सोलर पैनल्स इंस्टॉल हो रहे हैं, एक समय आएगा जब ये सोलर पैनल जो है इनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तब इनको डिसमेंटल कैसे किया जाएगा या इनका डिस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा, इनको फिनिश कैसे किया जाएगा? अभी तक रिसाइकलिंग कुछ कंपनीज ने चालू किया है। उसके इसमें क्या होता है, पैनल्स के ऊपर टफन लेयर्स लगाए जाते हैं। जनरली पैनल डैमेज होता है तो टफन लेयर टूटती है, या तो विंड प्रेशर में होता है, नहीं तो फिर क्या करती है, जैसे सेल डैमेज हो गया, 100% एफिशिएंसी उसकी यूज हो गई, उसके बाद वो सेल्स को रिप्लेस करके दूसरी सेल इंपोर्ट कर दिया जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर ऐसा होगा। मतलब मैं ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। इन्वायरमेंट के लिए काफी बेनिफिशियल है सोलर, अगर आपने सुना होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी नया कैंपेन चालू किया है कि अगर आप हमसे एक प्लांट लगाओगे, हम लोग एक पेड़ लगाएंगे। हम लोगों ने ये भी चालू किया। क्या बात है, वेरी नाइस। मैं देख रहा हूँ इस तरीके के बहुत सारे इनोवेटिव लोग, बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स अबाउट एनवायरनमेंट। कई कंपनियां बोल रही हैं कि आप हमारे ऐसे ये करेंगे तो हम एक पेड़ लगाएंगे। सब बहुत कुछ चल रहा है और मैं आई रियली अप्रिशिएट, मैं हर उस कंपनी को एडमायर करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ जो प्रकृति के बारे में सोच रहे हैं, जो पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है हमको। और ये गर्मियां जो हमको बता रही हैं, बिल्कुल जो गर्मी ताबड़तोड़, जो हमारा ये देखो शूरवीर योद्धा है आपके सामने, मतलब ये वो तो आप लोग बैठे थे तो आपके प्यार में इसने कुछ नहीं बोला मेरे को, वरना आके मेरे को मार डालता है, इतनी गर्मी में चल के आया है ये। अभी मेंटेनेंस वाली बात आपने पहले ही बताई थी, लेकिन एक बार मेरी ऑडियंस के लिए जरा समराइज करिए ना कि किस तरीके से मेंटेनेंस करना है, क्योंकि अब आपकी कंपनी तो मेंटेनेंस ऑफर कर रही है, ये आपने बता दिया, लेकिन जैसे हमने जिनसे लगवाया हमको मेंटेनेंस ऑफर नहीं कर रहे हैं, ऐसे कई लोग होंगे, तो वो लोग खुद से क्या करें, कैसे मेंटेनेंस का ध्यान रखें? एक पंप आता है, आपने देखा होगा, जिससे कार वॉश करते हैं अपन, उसको उसमें प्रेशर फिक्स होते हैं, तो उसमें एक 690 kPa के प्रेशर पे आप पंप को सिलेक्ट करो, और एक आप ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे इजीली सिलिकॉन ब्रश मिल जाएगा। सिलिकॉन ब्रश क्यों यूज होता है, आपने देखा होगा आजकल कार भी सिलिकॉन से वॉश होने लग गई, रोलर्स घूमते हैं, वो बेसिकली स्क्रैच मिटाता है। बर्ड डीपिंग हो गया, जैसे कबूतर बीट कर गया, उसको भी मिटाता है।
उसके लिए अपन वो यूज करते हैं। ओके। जिससे क्या है, अगर मान लेते हैं कबूतर बीट करके चला गया आपके पैनल पे, वहां पे रेजिस्टेंस बनेगा, इन फ्यूचर वहां पे हॉटस्पॉट का इशू आता है, सेल बस्ट होता है, तो कभी कभी आप देखेंगे पैनल्स में होल भी हो जाते हैं। अच्छा जी, इसलिए तो आप उसको अमेजोन से ऑर्डर करके उसको यूज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है सोलर पैनल में जो अभी जो टेक्नोलॉजी है फ्यूचर, क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कुछ और ज्यादा इनोवेटिव हो सकता है क्या? कुछ नए टाइप के पैनल्स आने वाले हैं क्या भविष्य में? अभी तो काफी ज्यादा आ गया है, अभी एचजीटी पैनल्स भी लॉन्च किए हैं वारी ने, काफी सारे नए नए आ रहे हैं। अब हम लोगों को सुनने में भी आ रहा है कि इन फ्यूचर में सोलर ऐसा हो जाएगा कि आप जैसे ग्लास लगाते हैं वहां पे भी फिट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे पता नहीं वो वीडियो एआई जनरेटेड था या क्या था, शायद चाइना का वीडियो था, और वो तो बिल्कुल उसको से चिपका दे रहे हैं, कहीं पे भी यहाँ चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया, और बिल्कुल उसको वो पिन करा हुआ। स्पिन करे। और मोस्टली ना अभी अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेंगे तो चाइना सबसे ज्यादा इम्पोर्टर है सोलर का, और सबसे ज्यादा लगाता है वो। अभी इंडिया में भी जैसे अपना इंदौर चलता है स्वच्छ भारत में नंबर 1, अभी इंडिया में लखनऊ आया है अपना रिन्यूएबल एनर्जी में नंबर 1। अच्छा जी, क्या अभी बताएं? 3-4 दिन पहले की न्यूज है। ये न्यूज तो कवर करनी चाहिए थी हम, लेकिन क्या बताएं, हम इंदौर के नशे में इतने चूर है और स्वच्छता में हम इतने चूर है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका एम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? मैं जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना रिन्यूएबल में फर्स्ट आता है, मैं अपने भारत को रिन्यूएबल में फर्स्ट लाना चाहता हूँ। जो मैंने छोटे से शहर से कवर किया, जैसे आज अगर आप देखेंगे तो शिवपुरी में हाईएस्ट प्लांटेशन अपना है, एक छोटी सी जगह से आप देखेंगे ना, तो धीरे धीरे अपन इंदौर में हाईएस्ट प्लांटेशन करेंगे, उसके बाद पूरे एमपी में, और मैं इसका लीडर बनना चाहता हूँ। ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, इसमें रन करना, क्योंकि ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो किसी को हार्म करे इन फ्यूचर, अपन उस चीज में काम भी नहीं कर रहे। आज की तारीख में आपका कॉम्पिटिटर कौन है? आपके 2-3 कॉम्पिटिटर के नाम या है या नहीं, कुछ तो बताइए। कॉम्पिटिटर तो है, नाम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कॉम्पिटिटर तो आजकल लोकल मार्केट में मैंने आपको बताया, एक लाइट वाला भी सोलर लगा रहा है, वो भी मेरे लिए कॉम्पिटिटर है, क्योंकि वो एक 60 में देगा तो क्लाइंट डेफिनेटली प्राइस सेंट्रिक वाला इशू है तो उस पर जाएगा। ये है। आपने जब बिजनेस शुरू करा तो हर बार क्या है, कहानी इतनी खूबसूरत नहीं होती, इतनी रोजी रोजी स्टोरी नहीं होती कि सब कुछ गुलाबी है और बढ़िया खुशबू आ रही है। वो रातें भी आई होंगी और वो सुबह भी आई होंगी, जब कोई चीज करना चाह रहे होगे, हो नहीं रही होगी, गुस्सा आ रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन आ रहा होगा, शायद कई बार रोना भी पड़ा हो उस जर्नी के अंदर। तो मुझे बताओ वो दौर कैसा था? मैंने जैसे आपको मेरी स्टार्टिंग की जर्नी बताई थी, उसमें क्या होता है, मैं छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे माइंडसेट था कि जॉब करनी है। अब मुझे प्रेशर था कि जॉब वाला, बट मेरा दिमाग थोड़ा सा डिफरेंट था, मैंने बोला नहीं, मतलब मेरा ऐसा था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे नाम हो, जिससे ब्रांड बने। अब जब मैं स्टार्टिंग में प्राइवेट जॉब कर रहा था, तो मुझे मेरी फैमिली से ही कुछ लोग बोलते थे कि नहीं तुम जॉब करो, क्या गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में कर रहे हो, कल चली जाएगी, कल निकाल देंगी कंपनी से, उसके बाद क्या करोगे। सरकारी करो। हाँ, सरकारी करो उनका। एक तो चंबल बेल्ट का आदमी जो है वो कसम खा के पैदा हुआ है, मोड़ा हमाओ करेगो, सरकारी में लगेगो, चाहे तो फौज में जाएगो, चाहे आईएएस बने, चाहे आईएएस बने। करेक्ट, बिल्कुल यही बात थी। तो थोड़ा सा घर से भी प्रेशर था उस टाइम पे। अब सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट मुझे हुआ था, मैंने घर वालों को बिना बताए जॉब छोड़ दी, और सुबह से फ़ोन आना चालू है, मतलब जैसे मेरी माँ है ना, मेरे लिए मेरी बुआ भी मेरी माँ जैसी है, तो सबके मेरे को फ़ोन आना चालू है, बुआ के, चाचा के, सब पूरी फैमिली के, कि क्यों कर दिया, क्या करेगा, अब तू उस एज में है जहाँ पे तुझे सेटल होना है। तो मतलब मैं एक सेल्फ डाउट में आ गया कि मैंने गलती तो नहीं कर दी, मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट लगा दिया था मैंने, क्योंकि सारा कुछ कर चुका था मैं कंपनी का, उसके बाद मैंने जॉब छोड़ा था। तो एक मुझे सेल्फ डाउट में आ गया कि मैंने कुछ बड़ी गलती तो नहीं कर दी, अगर मैं सर्वाइव नहीं कर पाया तो, या नहीं चली तो क्या होगा। तो उस केस में फिर मैंने बोला कि समझते हैं, ये छोड़ के मैंने छोड़ दिया। बट फिर रात में फिर से वही पापा भी बोले मुझे कि क्या कर रहा है, सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, मुझसे भी बोल रहे हैं, आपसे भी। अब जनरली ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो उनको भी बोलते होंगे, मुझे भी बोलते हैं, एक वो फैक्टर भी आया। तो उस केस में थोड़ा सा मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा शांत दिमाग रख के कुछ टाइम बाद चालू करते हैं। तो मैंने 15 दिन का पॉज लिया, फिर हम लोगों ने रीस्टार्ट किया। क्या बात है। अच्छा, एक तो हिंदुस्तान में क्या है, बड़ी विशेषता है, जो पापा लोग जो हैं, वो गलती पापा लोगों की नहीं है। क्या पापा लोग चाहते हैं कि बढ़िया जीवन चल रहा है, बढ़िया तनख्वाह आ रही है, तो करता है आराम से, क्योंकि रिस्क में क्या है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिस्क लिया और उनका इश्क सफल हो पाया, वरना अधिकतर आशिक तो जो है वो डूबी है। तो वो वाली बात भी है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं जो सक्सेसफुली अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं, कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। आपका एक विजन है। एक यंग लड़का लड़की जिसको पता नहीं है उसको करना क्या है, पर उसको बिजनेस ही करना है, उसको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, कैसे वो आइडेंटिफाई करे, उसको क्या करना चाहिए? उस केस में जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, मेरा एम फिक्स था
कि मुझे बिजनेस करना है और मुझे एक दुकान नहीं चलानी है। बिजनेस दो तरीके के होते हैं, एक आप नॉर्मल स्टोर खोल के बैठ गए, और एक होता है कि आप फ्यूचर कैसे सोचें। जैसे मैंने आपको बताया, आज से 50 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अपने इंडिया में। चाय सुट्टा बार वाला सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अनुभव भाई का। तो हम लोगों ने उसी पर्पज से सोचा। अब मैं जनरली सजेशन ये देता हूँ सबको कि अगर आपको आपका एम फिक्स होना चाहिए कि आपको पर्टिकुलर जैसे बिजनेस भी करना है, तो मुझे किस फील्ड में बिजनेस करना है। अगर आपका एम फिक्स नहीं है तो आप कभी उसको ग्रो नहीं कर पाओगे, कभी उस पर आप पहुंच नहीं पाओगे। तो ये सवाल मैं आपसे पूछ चुका हूं, लेकिन फिर से पूछ रहा हूं मैं, ताकि एकदम इसमें रील में निकाल सकूं सही तरीके से। आप वो टॉप 3 बातें बता दीजिए। अब कोई भी इंसान अगर अपने घर में सोलर पैनल इंस्टॉल करवा रहा है तो टॉप 3 कौन सी बातें इसका ध्यान रखना है? पहला टॉपिक वही था कि वेंडर रजिस्टर है कि नहीं, सबसे पहले आप वो चेक करो। दूसरा, उनके कुछ प्लांट विजिट करो, और पर्सनली जो उनके यहाँ पे प्लांट लगाओ उनसे फीडबैक लेके आओ। मोस्टली वेंडर्स क्या करते हैं, आपको उन्हीं क्लाइंट के पास लेके जाएंगे जो उनके फिक्स है। नहीं, आप उनसे बोलो आप हमको नंबर दो, हम लोग पर्सनली जाके बात करेंगे, कभी भी कर सकते हैं आप। दूसरा, क्वालिटी हमेशा चेक करो। पैनल्स कौन सी ग्रेड के हैं, इन्वर्टर क्या लगाया जा रहा है, स्ट्रक्चर क्या लगाया जा रहा है, मेंटेनेंस क्या, ये टॉपिक्स जरूर कवर करो। मैं आपकी हर बात समझ गया, आपने बढ़िया बढ़िया बातें बताई, लेकिन मैं तो आम आदमी हूं, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी ग्रेड का पैनल है? करेक्ट, वो ग्रेड आइडेंटिफाई ऐसे नहीं होता है। आप पैनल जो भी वेंडर है उससे बोलो कि हमको ईएल इमेजिंग चाहिए पैनल्स का। ईएल इमेजिंग, जैसे अपन बॉडी का एक्सरे कराते हैं वैसे पैनल का भी एक्सरे होता है। मेरे को भी चाहिए, मेरे घर पे जो लगा उसका चाहिए। अभी जाकर फोन लगाता हूँ, उसको बोलता हूँ भैया तू मेरा एक्सरे दे दे जल्दी से, ठीक है ना? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो जर्नी है, मैं देख रहा हूँ आपकी जर्नी में आपकी सफलता है, असफलता है, सब छुपी हुई है। उसके बाद आज आप सक्सेसफुली कंपनी रन कर रहे हैं। तो इस पूरी जर्नी को अगर आपको समराइज करना है एक लाइन में या 2 लाइन में, तो आप क्या समरी बताएंगे? और वो समरी आपको बताना है इस कैमरे में देख करके। आप बोल सकते हैं कि हमेशा अपन जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप उस पे जब खरे उतरते हैं तो आगे मकाम बहुत लंबे दिखेंगे, आपको डिफिकल्टीज भी मिलेंगी, बस आप आगे बढ़ते जाओ, डरो नहीं। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज करोगे ना, उसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगेगा। डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। आपको डर लगा था? हाँ, बहुत। इस डर को कम कैसे किया, या जब ये डर लगा तो कौन था आपके साथ में जिसने आपसे वो बात बोली जिससे आपको लगा मैं ये जंग जीत जाऊंगा? जनरली मुझे फैमिली ने भी काफी सपोर्ट किया जब ग्रो होने लगा। बट डर कब लगता था, एक बार एक मेरा भी प्लांट उड़ा है। ऐसा नहीं है कि मेरे प्लांट नहीं उड़े। एक प्लांट में हल्का सा डिफेक्ट आ गया था, वो जैसे बड़ा प्लांट था उसमें एक पैनल डिफेक्ट आ गया था। तो उनका फोन आया, वो बोले क्या लगा के दिया, ऐसा वैसा ये हुआ। उस केस को मैंने थोड़ा सा प्रेशर में आ गया, तो पापा से, वहाँ पे मैं खाना खा रहा था, मेरे से खाना भी नहीं निकला, मेरा हाथ ऐसे शिवर करने लग गया। पापा ने बोला मुझे कि बिजनेस है, डाउनफॉल भी आएंगे, आगे भी बढ़ोगे, लेकिन डरोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे यहाँ से चालू किया था। क्या बात। पापा ने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद फ्रेंड्स थे, जैसे अमन है। अमन भी थोड़ा सा इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है लोगों से, तो वो भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। प्रतीक है, 2-3 मेरे फ्रेंड्स हैं, एक अंकिता है। तो हम लोग 4-5 लोगों का ग्रुप था। इन लोगों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। क्या बात है, वेरी नाइस। मतलब मेरा एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ना, वो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कुछ भी चालू कर रहे हो, फ्रेंड्स और फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स वो नहीं कि आपके 50-60 लोगों का ग्रुप है। जो फ्रेंड्स आपके जब दुख वाला फैक्टर आता है उसमें साथ रहे ना, वो फ्रेंड्स आपके रियल है। क्या बात है, वेरी नाइस। आखिरी बात ये बताइए कि आज से 5 साल बाद जब आप और हम मिलेंगे, अब आप हम रोज मिलते ही रहेंगे क्योंकि अब आपको मैं यहाँ से जाने दूंगा नहीं, अब सीधे चलेंगे हम घर। पहले आपसे डायरेक्ट चेक करवाऊंगा मैं लेकिन आज से 5 साल के बाद सन हेवन एनर्जीज कहाँ होगा? ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया कवर कर चुका हूँ। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। शुभम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया उसके लिए। मुझे बहुत मजा आया आपसे मिलकर के, और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि आप इतने यंग हैं और उसके बाद आपका विजन बहुत क्लियर है। और दूसरा, जिस तरीके से आप नंबर्स के साथ में रेडी हैं, आपको पता है कितना मार्केट आपने कैप्चर कर लिया, कितना आपके लिए काम करना बाकी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत कम देखने को मिलता है यंग एंटरप्रेन्योर्स में, क्योंकि बहुत सारे डे टू डे एंटरप्रेन्योर्स से मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, कुछ यंग है, कुछ नया शुरू करा, और उनका उतना प्रॉपर विजन नहीं होता है जितना क्लियर विजन आपके पास में है। तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच हिमांशु। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और एंड में मैं यही बोलूंगा कि दोस्त, अगर कोई सपना है, सपने को देखो, खुली आंखों से देखो। आज हमारे साथ में शुभम जी बैठे हुए हैं, जो कि फाउंडर है सन हेवन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के, और बहुत ज्यादा उम्र में बड़े नहीं है, लेकिन तजुर्बे में बहुत ज्यादा बड़े हैं। सीख बहुत गहरी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सतत रूप से बिजनेस को चला रहे हैं सक्सेसफुली, और आज
50 लोगों की 52 लोगों की टीम है और डे बाय डे ये टीम भी बढ़ रही है। तो सपना देखिए, उसे पूरा करने के लिए लग जाइए, क्योंकि सपने वही सच होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जब उसको आप देखते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं। अगर आप सोते हुए सपने देख रहे हैं और सोच रहे हैं वो सच हो जाएंगे, तो आपको फिर सोना ही पड़ेगा और कुछ नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ये अनऑफिशियल हिमांशु और हमारे साथ में शुभम जी, द फाउंडर ऑफ सन हेवन। थैंक यू।